हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एक बार फिर से आपका जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अनसोल्व पेपर सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, है ना, अनसोल्व पेपर सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाए हैं जिनके द्वारा आप के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएं, जैसे कि डार्जेन अपक्रिया, हुंसडीकर अपक्रिया, है ना। तो मैंने देखा कि 2020 और 2022 में सभी पूछी गई अभिक्रियाओं को हमने स्टडी की और स्टडी करने के बाद हमारे पास 15 या 16 अभिक्रियाएं ऐसी मिली जो कि कॉमन होती हैं, बार बार पूछी जाती रहती हैं, यानी 14 सेटों में, ठीक है ना, 14 सेटों में कुछ 5-6 अभिक्रियाएं ऐसी मिली हैं जिनके द्वारा हम लोगों ने हमको पढ़ना है, कॉमन होती रहती है। तो 15-16 अपक्रियाएं अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो उनमें से 7 या 8 अपक्रियाएं आपको मिल जानी चाहिए, ऐसा अंदाजा मेरा है, या ऐसा इंपॉर्टेंट गेस आपके लिए बनाया है जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, जिसमें हमारी पहली अपक्रिया है वुड्ज अपक्रिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे वुड्ज अपक्रिया क्या है, कैसी होती है, किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम लोग दिखा के तो लिख सकते हैं, जब किसी एल्किल हैलाइड, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, ठीक है ना, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो, है ना, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो दोहराएंगे मेरे साथ तो आपको याद भी हो जाएगा कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है, तो एल्केन बनता है। वुड्ज अपक्रिया कहलाती है, वुड्ज अपक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिया है, जब किसी एल्किल हैलाइड, मतलब कि हम RX लिख सकते हैं, कॉमन रिएक्शन प्लस Na प्लस XR, RX या XR एक ही बात होगी, तो इतना भाग जो होता है वो हमारा निकल जाता है। कब होता है ये? ईथर की प्रेजेंस में होता है, तो ये बन जाएगा क्या, R और R प्लस 2NaX। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वुड्ज अपक्रिया हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो CH3Cl ले लिया प्लस 2Na ले लिया प्लस ClCH3 ले लिया एल्किल हैलाइड के रूप में, ईथर सेम कंडीशन है, तो बन जाएगा CH3CH3 प्लस 2NaCl, ये है ना। तो ये हमारी वुड्ज अपक्रिया हो गई। नंबर 2 की बात करें, दूसरे पर वुड्ज फिटिंग अपक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में
ईथर की उपस्थिति में जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन से कराते हैं, हेलो एरीन से कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त। कितना अंतर हुआ उसमें, दोनों एल्किल मूलक थे। यहां पर क्या होगा, एक एल्किल मूलक RX प्लस 2Na प्लस X C6H5 ऐसा मॉलिक्यूल हम लोग ले सकते हैं, है ना। C6H5 ले लिया तो यहां पर क्या होगा, इतना भाग निकल जाएगा, है ना। और बनेगा क्या, एक काम करो, इसको कर दो C6H5 और इसे कर दो R, तो क्या होगा, ये बन जाएगा C6H5R प्लस 2NaX एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। चाहे तो इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम ऐसा ही दिखाएं, है ना। बेंजीन रिंग लेते हैं, एरोमेटिक के लिए एरोमेटिक ही बना देते हैं। क्लोरोबेंजीन हो गया, यहाँ पर Cl ले लेते हैं और R की जगह पर CH3 ले लेते हैं, तो ये क्या बना देगा, एरोमेटिक रिंग बनाएंगे और ये बन जाएगा CH3 प्लस 2NaC और ईथर की प्रेजेंस। ये हमारा क्या हो गया भैया, वो जो फिटिंग अभिक्रिया होगी। अब तीसरे नंबर पर उसने कहा है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसा कि देखना, बहुत थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर आएगा और पूरी रिएक्शन हमारी 3 रिएक्शन तैयार हो जाएगी। क्या लिखेंगे, जब किसी हेलोएरीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो Cl ले लिया प्लस 2Na प्लस Cl, तो देखो भैया इतना भाग निकल जाएगा। कैसे हुआ ये सब, ईथर की उपस्थिति में हुआ। प्लस 2Na। तो ये 3 अभिक्रियाएं जो एक जैसी मिलती जुलती हैं, उनको हमने एक साथ आपके सामने रख दिया, जिनमें 1-2 शब्दों का अंतर है बीच बीच में, बाद बाकी सारी रिएक्शन हमारी एक जैसी है ना। तो इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग रिएक्शन नंबर 4 पर बढ़ने वाले हैं, आपके लिए बनाई गई है। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और देखते हुए हमने आप लोगों के लिए ये बनाया है। कोशिश रहेगी कि आपके लिए और भी अच्छा कर सकें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकें। नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। चौथी रिएक्शन हमारी हैलोफॉर्म है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इसकी बात करते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया की।
लिख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार की उपस्थिति में, कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके, हैलोजनों से क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाता है, हैलोफॉर्म बनाता है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। आप लोगों की शिकायत थी कि कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, कह देते हैं सेल्फ कर लेना, तो अगर मैंने कोई चीज छोड़ी है तो ये सिर्फ प्रमुख अभिक्रियाएं छोड़ी हैं, ठीक है ना, प्रमुख अभिक्रियाएं छोड़ी हैं, इसलिए मैं आज आपको अभिक्रियाएं भी कंप्लीट करवा दे रहा हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आर COCH3, चलो छोड़ दे हैं इसको, आर ना लेकर के, कॉमन ना लेकर के हम ले लेते हैं CH3 COCH3। उसने कहा वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक, मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक, ये एसीटोन है हमारा, है ना, मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार की उपस्थिति में NaOH4 ले लेंगे प्लस NaOH, ठीक है ना, उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके, तो यहां पर हम ले सकते हैं H2, ठीक है ना, क्या ले लिया, X फॉर हैलोजन होता है, तो एक कॉमन रिएक्शन ही लिखना उचित होता है X, ये ऐसा, तो इसको 3X2 कर देंगे, ये बन जाएगा क्या, CHX3, ये बनेगा, क्या बनेगा भैया, CHX3, ये हमारा हैलो फॉर्म है, क्या है, हैलो फॉर्म बनकर तैयार हुआ, प्लस 3NaX प्लस RCOO Na प्लस RCOO Na और प्लस 3H2, ये बन जाएगा। तो वह क्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हैलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर आती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इसके बारे में लिखते हैं क्या कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, निर्जल मतलब एनहाइड्रस लेना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया, फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से कराने पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर फिनॉल का, कराने पर बेंजीन का आर्थो एवं पैरा, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है।
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। कह रहा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर बेंजीन का आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन परमाणु फिनॉल रिएक्शन लेते हैं। OH प्लस कोई एल्किल हैलाइड सपोज CH3Cl ले लिया, निर्जल AlCl3 लेना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते तो फिनॉल का जो आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन परमाणु है वो एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है ना, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका नाम आर्थोक्रिसॉल और ये है पैराक्रिसॉल, आर्थोक्रिसॉल एवं पैराक्रिसॉल। तो ये हमारी फ्रीडल क्रॉफ्ट प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हम लोग नंबर 6 पर चलने वाले हैं, तो इसको हम साफ करते हैं। नंबर 6 पर है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण ये ईथर बनाने की एक विधि है, मिस्टर विलियमसन ने दिया था कि ईथर को विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, जब सोडियम या पोटेशियम, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते, जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं। ईथर प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया या ऐसा लिख दें विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। तो आइए रिएक्शन लिखते हैं। सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड, तो RON, ये हमारा सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, प्लस किससे क्रिया कराना है, उसने कहा है जब सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराना है, मान लो कि XR, ठीक है, से क्रिया कराते हैं, वो भी कब, हाँ, ईथर की उपस्थिति में, ईथर प्रेजेंस में है, कैटालिस्ट का काम करेगा, तो ये बन जाएगा ROR प्लस NaX, इतना भाग हमारा निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल C2H5O Na सोडियम एथॉक्साइड प्लस Br C2H5, एरोमार्क सेम कंडीशन बन जाएगा क्या, C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर प्लस NaBr। ठीक है, ये हो गई छठवीं रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण। और नंबर 7 पर है हमारी अगली रिएक्शन, कौन सी है, 7वें नंबर पर कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया क्या लिख सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड,
सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से 7 वायुमंडलीय दाब, 4 to 7 वायुमंडलीय दाब। सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 4 से 7 पर न लिखे और लिखे, और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जो जिसे ऐसा देखो, जिसे HCl से अम्लीय करने पर, HCl से अम्लीय करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन क्या होगी? उसने कहा सोडियम फेनॉक्साइड, रिएक्शन लेंगे, रिंग बनाएंगे ONA, ये हमारा है सोडियम फेनॉक्साइड को CO2 के साथ, किसके साथ भैया? CO2 के साथ, CO2 125 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 to 7 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो कह रहा भैया सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, C यानी OH, जिसे पुनः HCl से अम्लीय करने पर, तो जब HCl से अम्लीय करेंगे तो क्या हो जाएगा? COOH और OH, ये बन गया आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्लस NaCl बाहर। तो ये हमारी कोल्बे श्मिट अपक्रिया कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से कैसे हमारी, तो 8वें नंबर पर हमारी है गाटरमैन कोक अपक्रिया। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति व उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर बेंजीन विलयन में CO कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया गाटरमैन कोक एल्डिहाइड संश्लेषण भी कहलाती है। इस चीज को याद रखना, हो सकता है इस नाम से भी पूछ ले, है ना, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने कहा बेंजीन, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, बेंजीन C6H, बेंजीन विलयन में CO और HCl का मिश्रण प्रवाहित करना है, वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एवं उच्च दाब हाई प्रेशर। तो कह रहा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी C6H5 CHO प्लस HCl, ये बन जाता है। इसे हम गाटरमैन कोक एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद में हमारी एक अगली अपक्रिया जो 2020-22 में पूछी गई है वह क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, इसके बारे में लिखना है हम लोगों को। क्या होता है क्लीमेंसन अपचयन? लिख सकते हैं जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को
जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा HCl, एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम यानी ZnHg जिंक अमलगम का फॉर्मूला होगा। जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा HCl के साथ अभिकृत कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा HCl के साथ अभिकृत कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। क्या मिलेगा भैया? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे कि CH3CHO प्लस अपचयन की बात आएगी तो हमेशा हाइड्रोजन के साथ होगा। किसके साथ कराएंगे? नेसेंट हाइड्रोजन ले लेते हैं 4H और ZnHg प्लस HCl की प्रेजेंस। अपकृत कराते हैं तो कह रहा है संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, यानी CH3 प्लस H2। CH3 दो हाइड्रोजन यहाँ लग गए और दो ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएंगे। अगर हम यहीं पर ले लेते CH3COCH3 एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड था, ये कीटोन हो गया, प्लस 4H सेम उत्प्रेरक होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी और ये बन जाएगा CH3CH2CH3 प्लस ये H2, एथेन बना, प्रोपेन बना, तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 9 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। 5-6 और बची हैं जिसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और जिससे कि आपको बार बार इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली रिएक्शन जो है हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। क्या तेरे 9 हो गई थी, 10वीं है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो के बारे में कहते हैं, क्या लिखेंगे? वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, वे कास्टिक क्षारों से नहीं होता है, वे कास्टिक क्षारों से क्रिया करके करके कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, वे कास्टिक क्षारों से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, 2HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। ठीक है, इसको अगर क्रिया हम किससे, कास्टिक क्षार में हम NaOH ले लेते हैं
तो कह रहा है कि कास्टिक क्षारों से क्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण देते हैं, यानी HCOO ये कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOO समूह सोडियम लवण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और प्लस आपका CH3OH एल्कोहल प्राप्त होगा, तो इसका नाम होगा सोडियम फार्मेट। और इससे तो आप भली बात परिचित है, मेथेनॉल है। अगर यहीं पर हम ले लेते 2C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड ले लेते, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, और मान लो हमने कास्टिक क्षार की जगह KOH ले लिया, तो ये बन जाता क्या C6H5COO प्लस C6H5CH2OH। तो ये बनेगा क्या पोटेशियम बेंजोएट, और ये लवण बन जाएगा, ये बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 10 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और अब हम लोग एल्डोल्स, अगली संग हेडिंग है हमारी, यानी कि 11 नंबर जो है वो हमारा है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ठीक है। हम लोग 11 नंबर पर चलने वाले हैं, एल्डोल संघनन। क्या लिखते हैं कि वे एल्डिहाइड, वे कार्बोनिल यौगिक, है ना, परिभाषा लिखेंगे, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ऊपर वाली में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन इस रिएक्शन में क्या कह रहा है, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे तनु क्षार या तनु अम्लों, वे तनु क्षार या तनु अम्लों से, वे तनु क्षार या तनु अम्लों से की उपस्थिति, तनु अम्लों की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल देते हैं, एल्डोल देते हैं, एल्डोल संघनन कहलाता है। एल्डोल संघनन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO, ठीक है। डाइल्यूट अम्ल होगा या डाइल्यूट बेस होगा, उसने कहा तनु अम्ल या तनु क्षार, है ना, की उपस्थिति में संघनित होगा CH3CHOH CH2CHO, ये एल्डोल प्राप्त होगा। कैसे हुआ आइए देखते हैं। अगर इस CH3 को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करके CH2 और H लिख दें, तो ये O और H आपस में OH समूह बना लेते हैं, और CH2CHO आपका सीधे सीधे जुड़ जाता है। ये प्रक्रिया हमारी एल्डोल संघनन कहलाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी 11 रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं। बहुत जल्दी हम टारगेट पर पहुंचने वाले हैं। 4 या 5 रिएक्शन हमारी और रह गई हैं, जिनको हमें पूरा करना है, और आज का काम हमारा खत्म, और बोर्ड एग्जाम आपका आपकी मुट्ठी में, कहने जा रहा हो गया। अब अगली हेडिंग क्या है, 12 नंबर पर है हमारी क्रॉस एल्डोल संघनन, है ना, क्रॉस एल्डोल संघनन। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइए। जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिक जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिनमें
कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिक हों जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त होना चाहिए, का कास्टिक क्षारों या तनु अम्लों, कास्टिक क्षारों या तनु अम्लों की उपस्थिति में, तनु अम्लों की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो क्रॉस एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाता है। मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CHO प्रोपेल्डिहाइड है, प्लस CH3 CHO एसेटिल्डिहाइड हो गया, डाइल्यूट एसिड या फिर बेस के साथ संघनन कराएंगे तो उसी तरह से कंपाउंड बनना है, कोई नई चीज नहीं। CH3 CH2 CH OH CH2 CHO, ये बना क्रॉस एल्डोल। क्या बन गया? क्रॉस। अथवा में ऐसा भी हो सकता है CH3 CH OH CH CH3 CHO, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्रॉस या क्या कहता है, मिश्रित एल्डोल प्राप्त होते हैं, ये क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। क्रॉस एल्डोल संघनन के बाद में एल्डोल हो गया आपका, क्रॉस एल्डोल हो गया है, कैनिजार हो गया, क्लीमेंसन अपचयन हो गया, और अब हम लोग बचे हैं कुछ गिनी चुनी अपक्रियाएं, यानी कि 12 कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग 13 पर चलते हैं, 13 नंबर पर हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। जब किसी प्राथमिक एमाइड की क्रिया, जब किसी प्राथमिक एमाइड की क्रिया ब्रोमीन एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा, जब किसी प्राथमिक एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा KOH के साथ कराते हैं, ब्रोमीन तथा KOH के साथ कराते हैं, ब्रोमीन और KOH के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी प्राथमिक एमाइड की क्रिया कह रहा ब्रोमीन और KOH के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3CO NH2 एसिटामाइड की क्रिया ब्रोमीन यानी Br2 और KOH के साथ कराते हैं तो क्या करेंगे? हीट करेंगे।
CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 एक चीज ज्यादा हो रही है, सॉरी, CH3 NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr और प्लस 2H2 प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या कहलाएगी? हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद में आपके पास जो गिनी चुनी मात्र 3 रिएक्शन बची हुई हैं हमारे पास, जिनको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो 14 नंबर पर कौन सी रिएक्शन आने वाली है? वो है इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया जो कि 2022 में पूछी गई है। ये अपक्रिया 2020 और 2022 के सभी सेटों से छांटी गई अपक्रियाएं हैं और उनको कॉमन तुलना करने के बाद कौन रिपीट हो रहा है, कैसे, ये सब करके तब जा करके आपके पास ये रिएक्शन आई है। ठीक है, तो इटार्ड अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें क्रोमिल क्लोराइड, वह अपक्रिया जिसमें क्रोमिल क्लोराइड, वह अपक्रिया जिसमें क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrO2 Cl2 तथा CS2 की, वह अपक्रिया जिसमें क्रोमिल क्लोराइड तथा CrO2 Cl2 द्वारा CrO2 Cl2 तथा न करके क्या लिखेंगे? द्वारा CS2 की उपस्थिति में, CS2 की उपस्थिति में टॉलुइन का ऑक्सीकरण, टॉलुइन का ऑक्सीकरण के ऑक्सीकरण द्वारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। वह अपक्रिया जिसमें क्रोमिल क्लोराइड द्वारा CS2 की उपस्थिति में टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा नहीं, यहां पर तथा ही सही रहेगा, लैंग्वेज गड़बड़ हो रही है। वह अपक्रिया जिसमें क्रोमिल क्लोराइड तथा CS2 की उपस्थिति में टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं। टॉलुइन C6H5CH3, ये हमारा टॉलुइन हो जाता है और इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन, क्रोमिल क्लोराइड और CS2 की उपस्थिति है, तो क्या लिख सकते हैं? CrO2 Cl2 और CH2 की प्रेजेंस में बनता है, कह रहा बेंजल्डिहाइड बनता है C6H5CHO प्लस H2, ये इटार्ड अपक्रिया होगी। ठीक है, और अब हमारे पास मात्र 2 रिएक्शन बची हैं जिनको हम लोग आगे करने वाले हैं। आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा, आपके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र, आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, है ना, ब्रह्मास्त्र जिसका कोई चूक नहीं होता। तो ये जो आज की रिएक्शंस हैं ये ब्रह्मास्त्र की तरह आपके पास काम करने वाली हैं। 15 नंबर पर हमारी रिएक्शन है स्टीफन अपक्रिया। स्टीफन अपक्रिया क्या लिखेंगे? एल्किल साइनाइड का अपचयन, एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 तथा
HCl। अब चयन SnCl2 तथा HCl से कराने के पश्चात, HCl से कराने के पश्चात प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड का अपचयन SnCl2 तथा HCl के साथ HCl से कराने के पश्चात प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या होगा एग्जाम्पल? एल्किल साइनाइड RCN प्लस, अब चयन कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। अब चयन हमेशा हाइड्रोजन के साथ ही होता है। HCl ईथर और SnCl2 की उपस्थिति है, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। RCH डबल बॉन्ड NH HCl एल्डिलीन हाइड्रोक्लोराइड बना। एल्डिलीन हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। अब इसका जो है क्या करवाना है? जल अपघटन करवाना है, यानी HOH जल अपघटन। उसने कहा क्या बनता, क्या है? एल्डिहाइड बनता है ना। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, यानी कि RCHO प्लस NH4Cl, ये बन जाएगा RCHO प्लस NH4Cl बन जाएगा। तो ये हमारा 15 नंबर हो गया। अब हम लोग 16 नंबर पर चलने वाले हैं और लास्ट रिएक्शन है हमारी रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है? पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का अपचयन, एसिड क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, रोजेनमुंड। जैसे कि एग्जांपल RCOCl, ये हमारा एसिड क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? एसिड क्लोराइड। अभी हमने क्या बताया? अपचयन करवाना है तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन को लेना ही पड़ेगा। कितने लेते हैं? चलो आगे देख लेते हैं। उपस्थिति किसकी है? PDBaSO4 की उपस्थिति है और हीट करेंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड, यानी RCHO प्लस
HCl, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है तो यहाँ पर 2H कर देंगे। और इस तरह से दोस्तों हमारी 2020 और 22 में पूछी गई सारी अपक्रियाओं का सलूशन आज आपको हमें उपलब्ध करा दिया मैंने। और अब इसके बाद में आपकी प्रमुख अभिक्रियाएं जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करोगे, ये आपके अगले लेक्चर में लेकर आने वाला हूं। और जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे बोर्ड में मार्क्स मिलते रहें, आप अच्छे से अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। 95% प्लस, 95% प्लस। देखिए बेटा, अगर आपको 95% प्लस लाना है तो अनसॉल्व्ड सॉल्व करना होगा। अनसॉल्व सॉल्व करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जरूरी नहीं कि आप हमारे ही चैनल से कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई यूट्यूब पर करवा रहा है तो वो जीविका केमिस्ट्री क्लासेस और मैं यानी कि विपिन पटेल और व्हाट्सएप नंबर 9412653889, इस पर से आपके क्वेश्चन भेज दिए जाए, क्वेश्चन भेज दें, उसके आंसर दे दिए जाएंगे। और आज से मैं आपको थोड़ा फ्री हुआ हूं, तो आपके लिए जो कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उनको मैं आज शाम तक आपको उपलब्ध करवा दूंगा किसी भी कीमत पर। हर हालत में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का यही प्यार बना रहना चाहिए दोस्तों। एक निवेदन है कि आपकी क्लास 12th के एग्ज़ाम बहुत जल्द हैं। मैं दुआ करूंगा कि हमेशा आप आगे बढ़ते रहें, लेकिन ये भी दुआ है कि आप लोगों में से क्या होता है कि जैसे ही आपका इंटर का काम खत्म हो जाएगा आप हमें अनसब्सक्राइब कर देंगे। ऐसा मत करें, ठीक है। प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब बना रहने दें और अपने छोटे भाई बहनों को भी बताएं, क्योंकि हम आपको लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं, है ना। लाइव क्लास, नए सेशन से आपके लिए लाइव क्लास आने वाली है, जो कि आपके यानी इटावा से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए एक वरदान से कम नहीं होगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।